बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 9 क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। द pre-reading the structure of atom refers to how the subatomic particles are arranged. Atoms are so small that they can only be visualized with scanning tunneling microscope. अब इधर तक इसने ये बात की है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं, एटम्स इतने स्मॉल होते हैं दैट दे कैन ओनली बी विजुअलाइज, कि वो देखे जा सकते हैं विद द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए से। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि ये आंखों से नहीं देखे जा सकते, नेकेड आई से ये नहीं देखे जा सकते, ये माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। दैट शोज एन इमेज ऑफ गोल्ड एटम। तो फिगर एक बनाई गई है 2.1, वो मैं इधर बना देता हूँ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो फिगर है दैट शोज एन इमेज ऑफ गोल्ड एटम्स ऑन द सरफेस। तो ये जो गोल्डन फाइल ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये गोल्ड की फाइल है। तो उसके बाद वो कहते हैं इन ग्रेड 7 यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, यानी 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के होते हैं। एक एटम होता है, एटम के दरमियान में ये न्यूक्लियस होता है, ये एटम होता है, एटम के दरमियान में इधर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और इनके जो आउटर जो लेयर होती है ये इसे ऑर्बिटल जिसे कहा जाता है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। और फिर अगर दो एटम हो तो एक एटम इधर आ जाता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हो किसी चीज का, अगर प्रोटॉन नंबर 2 हो या जैसे जी नंबर भी कहते हैं प्रोटॉन नंबर 2 हो, तो वो फर्स्ट शेल में यानी दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे वो कहता है कि यू हैव लर्न अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एटम के, एटम पार्टिकल के अंदर अरेंज किस तरीके से होते हैं। फिर उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उस तरीके से आपस में उनकी अरेंजमेंट होती है कि 1s2 पहले आता है, फिर 2s2, फिर 2p6, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी अगर किसी का प्रोटॉन नंबर ये 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इस तरह आगे चलता जाता है। यानी अगर ये किसी का प्रोटॉन नंबर 2 है तो सिर्फ 2 आएंगे पहले शेल में, और ये हो जाएगा 1 और 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर किसी का प्रोटॉन नंबर अगर कह लें कि 10 है तो 8 ही हो गए और 2 ये हो गए, तो इधर 8 और आ जाएंगे, तो दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। तो ये 8 होगी, 10 होगी, बाकी ये जो पीछे 8 रहेंगे वो फिर इस तरीके से 8 आ जाएंगे। और तीसरे शेल में, पहले शेल को कहते हैं के शेल, दूसरे को एल और तीसरे को एम। ये होती है अरेंजमेंट की किस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं एटम स्ट्रक्चर वाज फार्मूलेटेड फ्रॉम द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो फार्मूलेट किया गया फ्रॉम द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी बहुत सारी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज परफॉर्म की गई है। पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई है, फिर दूसरी एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म की गई है, फिर अगेन एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के शुरू में। We will discuss contribution of British physics Rutherford and Danish physicist Neil Bohr for determining the structure of atom। वो कहते हैं हम फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने के लिए दो साइंटिस्ट का सहारा लेंगे। दो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है, जो उन्होंने काम किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, वो उसके ऊपर बात करेंगे। उनमें से एक रदरफोर्ड था जिसने एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसमें फिर कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके बाद नील बोहर ने फिर उसी स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत की। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक रदरफोर्ड हो गया और दूसरा बोहर।
बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नाइसली एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कि जो बोहर का स्ट्रक्चर है, फिर जरी बात है जो पहले रदरफोर्ड ने की थी, तो रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से फिर बोहर ने उसके ऊपर काम किया तो फिर बोहर ने उस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होती हैं। अब अरेंजमेंट मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अरेंजमेंट का ये मतलब जिस तरह मैंने ये आपको समझाया कि ये किस तरीके से आपस में अरेंज होंगे, तो किस तरीके से इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी। तो पीरियोडिक टेबल के में उस तरीके से बोहर के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये बताया कि एलिमेंट किस तरीके से अरेंज होंगे पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कि एक ग्रुप 1 होता है, ये ग्रुप 2, फिर आगे ग्रुप 3, 4, इधर स्पेस होती है थोड़ी सी, इधर वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड और ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम आ जाता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से आ जाते हैं। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, और इस तरह एक और दूसरी सीरीज होती है ये ट्रांजिशन मेटल की। ये इस तरह ग्रुप 1 इस तरह नीचे जाता है, ग्रुप 2 इधर से नीचे जाता है, और तीसरा जो ग्रुप है वो इधर से नीचे जाता है, चौथा ग्रुप इधर से, पांचवा इधर से, छठा फिर इधर से, सातवां इधर से जाता है नीचे, और आठवां इधर से नीचे जाता है। तो ये वाले 8 ग्रुप होते हैं। और पहले इसको नोबल गैसेस कहा जाता है, इसको हैलोजेंस कहा जाता है, और ये अल्कली मेटल होते हैं, ये वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और इस साइड से पीरियड्स को देखा जाता है, और जो पीरियड होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, 1 2 वो इस तरीके से फ्लो करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जिस तरह के पहले में आ जाता है हाली ने की रब से फरियाद, इस तरह हेलोजन, लिथियम, सोडियम, हाली ने के रब से फरियाद, रब सीजियम फरियाद, तो हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप जो आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, यानी बी मग का सर बड़ा, स्ट्रांशियम आगे सर बड़ा, इस तरीके से बी मग का सर बड़ा इधर ये आ जाती है। उसके बाद जो तीसरा आ जाती है, इधर देख लेते हैं आप लोगों के 3rd चैप्टर में लिखा है, और ये इधर से नीचे से शुरू होता है, बेरिलियम जो है ये इधर से, ये से 2A कहा जाता है, 2A। तो ये आगे नीचे से शुरू होता है, जिधर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने नहीं लिखना, लिथियम के सामने बेरिलियम शुरू होगा। उसके बाद जो तीसरा है वो बेरिलियम के बाद से शुरू होगा, जिससे इधर से, यानी बेरिलियम के बाद से, तो जिसे कहा जाता है बोरान। इसको याद रखने का ये तरीका बल-जा-इंती। तो ये 3rd चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे सही, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि इस तरीके से अरेंजमेंट जो है ये बेसिकली बोहर ने बहुत अच्छे तरीके से उसे शो किए। तो ये आगे चौथा पीरियड ग्रुप है सस्सी गई सिंध पंजाब, याद रखने का तरीका। तो आगे नेवर पास से भी नाइट्रोजन, फास्फोरस आ जाता है। फिर इसी तरीके से फिर 6वें में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और सस्सी टैपू, इस तरीके से याद रखने का तरीका है। और 7वें ग्रुप को है फ्लोरीन, क्लोरीन, जिसमें हेलोजन है, ब्रोमीन, ये आ जाते हैं, इसको फसल बरीयत इस तरीके से याद रख सकते हैं। और 8वां जो ग्रुप है जिसमें नोबल गैसेस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है, और ये इनर्ट भी होती हैं, इनर्ट गैसेस ने कहा जाता है। ये रिएक्शन ज़्यादातर मोस्टली ये रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनके जो ऑक्टेट जो हमने पढ़ा था कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल होता है, उसमें ये ऑक्टेट ये स्टेबल होती हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करती, इनका काम शेल कंप्लीट होता है उस हिसाब से, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ये नट गैसेज होती हैं इसलिए। और ये इसको याद रखने का तरीका हमीद ने और कराया एक्सरे। अच्छा, ये तो बार मैं बता रहा था कि पीरियोडिक टेबल आगे शुरू हो जाती हैं थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम के स्ट्रक्चर से कौन कौन सी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट रिलेट कर रही हैं। इन ग्रेड 7 यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये मैं बता चुका हूँ कि 7वें, ये तो 7वीं क्लास का टॉपिक है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम में जरी बात है, एक दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और एक उसके बाद एक सर्कुलर ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और दरमियान में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का
तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव जो एटम होता है, क्योंकि पॉजिटिव, और ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स की बात भी होगी कि के में 2 आ सकते हैं, एल में फिर इस तरीके से आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो इनका फार्मूला ये है 2n² के फार्मूले से इनको देखा जा सकता है कि के में कितने आते हैं और एल में कितने आते हैं और एम में कितने आ सकते हैं। 2n² अगर हम फार्मूला लगाएं 2n², तो 2 अगर फर्स्ट शेल हो, जिसे हमने बात की के शेल जो पहला शेल होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2 हो जाएगा। के में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल के देखा जाए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 8, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए एम में कितने आते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 2 18, तो तीसरे शेल में 8। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम का उसने मॉडल किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ये इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम। कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि पता चलाया जा सके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए हैं, एंड प्रोटॉन्स इन एटम, और प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की यानी अरेंजमेंट किस तरीके से एटम के अंदर हुई हुई है, किस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने फर्स्ट में एक डायग्राम बनाई थी, यानी जिसमें ये इधर गोल्ड की फाइल है और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये गोल्ड की फाइल है और इधर से आपने अल्फा की सोर्स भेजी है। तो उसने ये देखा कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट चले गए और कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए वापस, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए वापस, और कुछ जो हैं इनकी डिफ्लेक्शन हो गई है, यानी इस तरह स्ट्रेट जा रहे थे तो इस तरह डिफ्लेक्ट हो गए। यानी ये 3 किस्म के होते हैं। ये अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल की सोर्स है, इससे इधर से रेज भेजी गई हैं। कुछ पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। और रदरफोर्ड bombarded a very thin gold foil of about 0.0004 सेंटीमीटर, यानी ये जो गोल्ड फाइल उसने ली है वो बहुत थिन थी, बहुत पतली थी, 0.0004 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी, और अल्फा पार्टिकल के जरिए से उन्होंने बम्बार्ड करवाई है, यानी अल्फा पार्टिकल ने गोल्ड फाइल के ऊपर हिट किए। ही यूज अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम, कि उसने अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे ये रेडियो आइसोटोप्स वगैरह होते हैं, और आइसोटोप्स वगैरह में ये देखा जा सकता है कि उनमें ये होता है कि जिधर रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में ये पढ़ते हैं, फिजिक्स का भी ये टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, तो उसमें यानी अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स कई जो होते हैं, जब प्रोटॉन वगैरह होते हैं, तो इसमें उन्होंने अल्फा जो सोर्स हासिल किया वो पोलोनियम से हासिल किया है। जो अल्फा की सोर्स है पोलोनियम से, पोलोनियम एक एलिमेंट है जिसके जरिए से ये अल्फा पार्टिकल्स हासिल किए हैं, जो हीलियम प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स, ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, पास स्ट्रेट थ्रू द फाइल, के ज़्यादातर जब ये पास, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 3 किस्म की रेज आई हैं, एक हुई है स्ट्रेट फॉरवर्ड चली गई है, और एक वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और एक की थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी। ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, के कुछ जो हैं ज़्यादातर जो, और उनमें से जो ज़्यादा तादाद है वो स्ट्रेट जाने वालों के, वो ज़्यादा स्ट्रेट चली गई, और कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए हैं। बट ऑन 1 मिलियन डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90, और कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं, और कुछ जो हैं वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ्स। रदरफोर्ड परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म की, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ फाइंडिंग की जा रही है, डिस्कवरी की जा रही है, तो एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो एक्सपेरिमेंट को बहुत बार, ज़्यादा बार परफॉर्म किया जाता है ताकि इसका रिजल्ट को बेहतरीन तरीके से कंक्लूड किया जा सके। रदरफोर्ड परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग थिन फ्लाइज ऑफ अदर एलिमेंट्स,
उसने गोल्ड के अलावा और भी कई पार्टिकल्स की थिन फाइल ली और यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट, तो उसने इन एक्सपेरिमेंट से भी यही रिजल्ट उसने फाइंड किया। तो उससे फिर पता चल गया कि यही तरीके कि ये रिजल्ट ठीक आ रहा है, इसमें कोई एरर या ड्रॉबैक वगैरह उस हिसाब से नहीं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, वो कहता है कि क्योंकि ज़्यादा तादाद अल्फा पार्टिकल्स की है जो कि अनडिफ्लेक्ट हुई है यानी स्ट्रेट मूव किया उन्होंने, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। तो इसका मतलब ये क्योंकि ये ज़्यादातर जो है स्ट्रेट चली गई हैं, अनडिफ्लेक्टेड हुई हैं, मोस्ट ऑफ द पास स्ट्रेट टू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट चली गई हैं, डिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, के जो एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जो जगह घेरी हुई है, मस्ट बी एम्प्टी, वो खाली होगी। जो एटम की जो ज़्यादा स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो डिफ्लेक्शन होती है अल्फा पार्टिकल्स की 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी 90 डिग्री अगर बात करें तो 90 डिग्री ये होता है 90 डिग्री, यानी इससे ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा किसी चीज़ हमने मूव किया। फर्ज करो अगर ये कोई चीज़ इस तरह जा रही है, तो ये अगर इस तरह मूव कर जाती है तो इसका मतलब इसने इस तरह जा रही है तो और इस तरह मूव कर रही है, तो ये तकरीबन 90 डिग्री होगी। लेकिन इससे अगर ज़्यादा उसने मूव किया तो वो फिर है कि इस तरीके से बात करो, इस तरीके से कोई जा रही है तो इस तरीके से मूव कर रही है, यानी उसने 90 डिग्री मूव की। लेकिन इससे भी वो ज़्यादा मूव कर जाए, यानी इस तरह आ जाए, या इस तरह कह सकते हैं कि यानी 90 डिग्री से बस किसी भी तरीके से एंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा कर लो उसकी मूवमेंट का। क्योंकि अगर इस तरीके से जा रही होगी कोई चीज़ और वो इस तरह मूव कर जाती है, या वो सीधी मूव कर जाती है, या वो इस तरीके से मूव कर जाती है, या वो इस तरीके से वापस आ जाती है, डिफ्लेक्शन उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं, यानी अगर 90 डिग्री से एंगल से ज़्यादा वो कह रहे हैं, कुछ की जो थी 90 डिग्री से ज़्यादा थी, उन्होंने शो किया दैट दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। ये वाले जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री से, जिनकी एंगल ज़्यादा बन रही है डिफ्लेक्शन की, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से डिफ्लेक्ट हुए बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो रिपल्जन है ये किन किन के दरमियान, ये जरी बात है, ये तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, और नेगेटिव जो होता है ये नेगेटिव को रिपेल करता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव आपस में रिपेल करता है। तो ये कह रहे हैं कि इधर जो रिपेल्जन हुई है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में होता है, प्रोटॉन होते हैं, उनकी वजह से, और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स की वजह से रिपल्जन हुई है। और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वो किसको कह रहे हैं कि हीलियम को कह रहे हैं। हीलियम के जो डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि पोलोनियम से हमने हासिल किए थे, जो कि अल्फा सोर्स के तौर पर। उसके बाद उसने कहा कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एटम्स, कि जो ज़्यादा तादाद अल्फा पार्टिकल्स की, मैसिव जो भारी हैं, मैसिव जिनका वजन ज़्यादा है, मैसिव इससे निकले जिनका मैस ज़्यादा है। और मैस आपको पता है एम वेट तो mg के बराबर होता है, उसमें जो m होता है ये मैस होता है। और इसी तरीके से जो मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुए जो मैसिव अल्फा पार्टिकल्स हैं। ऑन द बेसिक कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो जिस तरीके से ऑन द बेसिक कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट, ये वाली जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई है कि यानी उन्होंने अल्फा सोर्स भेजी है तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर गए हैं गोल्ड फाइल को क्रॉस करके, और कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं, और कुछ की हल्की सी डिफ्लेक्शन हुई है। तो वो कह रहे हैं ये जो कंक्लूजन है मुख्तलिफ, और इससे ये जो कंक्लूजन उन्होंने निकाली है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, और एटम की जो स्पेस है वो एम्प्टी है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्जन है वो अल्फा पार्टिकल अल्फा हीलियम जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम यानी प्रोटॉन के दरमियान जो आपस में रिपल्जन हुई है, हीलियम He डबल पॉजिटिव जो चार्ज है, और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज है, उनके में जो रिपल्जन हुई है। तो ये जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रा किए हैं, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया अ न्यू मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल एटम का बनाया। ही प्रपोज अ प्लैनेटरी मॉडल,
उसने प्लानिटरी मॉडल बनाया, जिस तरीके से प्लैनेट्स का मॉडल होता है, यानी एक सूरज है, सूरज को उसने एज अ न्यूक्लियस ले लिया और कहता है कि यानी सूरज के इर्द गिर्द में ऑर्बिटल्स होती हैं और वो मुख्तलिफ सैयारे, कुछ की वो अर्थ बीच में आ जाता है, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह के मुख्तलिफ जो भी हैं। तो ये कुछ अर्थ के करीब, सन के करीब है और कुछ सन से दूर है। तो ये इस तरीके से एक शेप सी बन जाती है, जिसमें यानी ये सन है और इधर एक प्लैनेट है, इधर दूसरा है, इधर एक और प्लैनेट है, कोई इधर प्लैनेट है, यानी कोई करीब है और कोई दूर है। इस तरीके से उन्होंने बनाया है, यानी जिस तरीके से ये होता है, इस तरीके से वो कहता है कि इसी तरीके से बिल्कुल एटम का भी स्ट्रक्चर यही होता है कि एटम इधर मौजूद होता है, इधर दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, इधर पहला शेल होता है जिधर दो मौजूद होते हैं, इधर दूसरा, फिर इस तरीके से। An atom is a neutral particle. The mass of an atom is concentrated in a very small dense region. Atom is a neutral particle. इस तरीके से यानी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन। और जो एटम का मास होता है वो बिल्कुल स्मॉल रीजन के ऊपर, स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन के ऊपर होता है, यानी जो दरमियान वाला रीजन है वो सारा, यानी एटम जो होता है, एटम का जो मास होता है वो दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इसीलिए जो एटॉमिक मास होता है वो हम इसी तरीके से लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये एटॉमिक मास निकल आएगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें हमने ऑर्बिटल्स का नाम दिया जो कि सर्कल्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज सर्कल्स, इनको ऑर्बिट जरिए पता कहते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन balances the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं की, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की गोल जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर आपको नजर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो इधर ये खाली ये इधर नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी। ये जो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर रेवोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक क्रिएट हो रही है। तो दीज आर सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन। तो ये वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है ये बैलेंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो इसे अट्रैक्ट भी कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। अगर ये वाला फर्ज करो न्यूक्लियस जो होता है इसे ना पकड़े नहीं तो जारी बात है अटैक ना करे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने के बजाय पहले इस तरह गोल अगर घूम रहे, अगर फर्ज करो इधर से गोल घूम रहे तो फिर ये गोल नहीं घूमेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं पहले गोल घूम रहे पास इसके प्लस होने की वजह से और इसके नेगेटिव होने की वजह से, तो फिर ये इधर से इस तरह नहीं आएगा, फिर इधर जाने के बजाय इस तरह चला जाएगा। अगर क्योंकि आप ये न्यूक्लियस से अटैक कर रहे थे तब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कल में मूव करते जा रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, के इस मॉडल के अंदर जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर कंक्लूजन दी, फिर उसमें से एक मॉडल जनरेट किया, तो इसमें से डिफेक्ट क्या हैं, मसले क्या हैं और ख़राबियाँ क्या हैं, लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं। तो इसके डिफेक्ट ये थे कि क्लासिकल फिजिक्स, अब फिजिक्स की दो किस्म में होती हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक मैकेनिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। तो ये क्लासिकल की बात कर रहे हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स होती है सजेस्ट वो ये बताती है द इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वो कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स ये बताती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस में तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता जाएगा। तो
कंटिन्यूसली यानी इसकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, इमिट होती जाएगी। तो द ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो इस हिसाब से ऑर्बिट जो होगी उसकी छोटी होती जाएगी। अगर पहले फर्ज करो इस तरह बड़ी है अगर कोई ऑर्बिट है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा तो वो ऑर्बिट जो होगी वो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी जैसे जैसे वो इमिट अपनी एनर्जी इमिट करता जाएगा। थर्ड द ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, इस तरीके से जो ऑर्बिट होगी वो छोटी होती जाएगी। इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए। दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक, तो इस हिसाब से तो एटॉमिक का एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तो पूरे खराब हो जाएगा। इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करता रहे, इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम, तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था एटम का, लेकिन यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास आए। वो कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता रहे तो उसे फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन जब इन्होंने स्पेक्ट्रम देखा तो फिर वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम इनको ऑब्टेन हुआ। बोहर फार्मूलेटेड न्यू एक्सप्लेनेशन, बोहर ने फिर फार्मूलेट की नई एक्सप्लेनेशन एंड न्यू थ्योरी, और उसने नई थ्योरी एक्सप्लेन की टू रिमूव द डिफेक्ट्स, ताकि रिमूव किए जा सकें डिफेक्ट्स फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल,